हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बायोट-सावर्ट लॉ के ऊपर। ये क्लास 12 के लिए चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म जो 4th चैप्टर है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। आज हम लोग ये लॉ सीखेंगे और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो हम लोग देखेंगे पब्लिक, ठीक है। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे पब्लिक, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। टॉपिक का नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ। ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे पब्लिक। बायोट-सावर्ट लॉ ऑस्टेड साहब अपने एक्सपेरिमेंट में बताए थे, ऑस्टेड साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टेड, कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो करवाते हैं तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, तो अगर किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन्होंने ऑस्टेड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था पब्लिक विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडिल। वो इस करंट कैरिंग वायर के बगल में निडिल रखें तो निडिल में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया था, और डिफ्लेक्शन तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। स्विच को ऑफ कर दिए, इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो गया। स्विच को ऑन किए, करंट इसमें आने लगा तो इसमें डिफ्लेक्शन भी होने लगा। मतलब इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट के वजह से आ रहा है। तो कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस फेनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया ऑस्टेड, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्व किए। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। वो बताए कौन? बायोट-सावर्ट साहब। अब वो क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बायोट-सावर्ट लॉ कि एक वायर है, एक वायर जनरल हम लोग वायर ले लिए, कैसा भी वायर, तो और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो पब्लिक इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लिया जाए इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर निकालना है। तो बायोट-सावर्ट साहब किए क्या कि इस वायर में एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया उन्होंने, और इस छोटे से पार्ट का लेंथ DL लिए। DL छोटा सा पार्ट का लेंथ DL, और करंट कितना फ्लो हो रहा था? I। तो I इंटू DL को कहा गया स्मॉल करंट एलिमेंट। IDL को कहा गया स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। IDL को कहा गया स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। और ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी बन गया जो I और लेंथ, मतलब करंट और लेंथ के डायरेक्शन से बनता है। अब इस करंट एलिमेंट के वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया R। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया R वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, और ये IDL और R के बीच का एंगल था थीटा। तो बायोट-सावर्ट साहब क्या किए कि छोटे को पार्ट से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऑब्जर्व किए क्या? अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल बनेगा। तो ऑब्जर्व क्या किए बायोट-सावर्ट साहब कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल बन रहा है वो DB प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। IDL करंट एलिमेंट, R P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के पावर क्यूब के इन्वर्स। ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के पावर क्यूब, डिस्टेंस कितना है R, R के पावर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो DB प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R और DB प्रोपोर्शनल टू 1/R3। ये दोनों को कंबाइन किया गया, कंबाइनिंग
दीज टू, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, देखिएगा डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आता है एक वैल्यू, वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई। देख लीजिए कांस्टेंट है, इसको हटाने के बाद कांस्टेंट आया म्यू नॉट बाई 4 पाई और फार्मूला बन गया आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। एक स्टेप और बढ़ेंगे और वो स्टेप बढ़ना है तो देख लीजिए पब्लिक, कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और आपको याद होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, आई डी एल क्रॉस आर साइन थीटा बटा आर क्यू। एक कैंसिल हो जाएगा, दो बचेगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। दिस इज़ फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब छोटा सा पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, और कितना बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करेंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। अब आपको मान लिया जाए कि पूरा वायर से निकालना है, तो छोटा वायर से आपको पता है बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा, अगर पूरा वायर से निकालना है देन यू कैन इंटीग्रेट इट। आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, आप पूरा तार से निकाल सकते हैं। वायर कैसा भी हो, सर्कुलर हो, स्ट्रेट हो, जैसा भी हो, सेमी सर्कुलर हो, सब में वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि छोटा सा पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए उस पॉइंट पर। उसके लिए फॉर्मूला ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, और पूरा से निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा पब्लिक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द बायोट-सावर्ट लॉ। अब मैं इससे ऑब्जेक्टिव बताता हूँ कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा, चलिए ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट की हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का एसआई यूनिट, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। आपको याद होगा इसी चैप्टर का एक पार्ट है कि अगर किसी चार्ज को बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल पर आपने फेंका तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। अगर यहाँ से आप B की बात करें, B मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F बटा क्यू भी साइन थीटा। अब आप एसआई यूनिट की बात करें तो बताइए, फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलॉम, और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए न्यूटन सेकेंड बटा कूलॉम मीटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला। यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, आप इसको याद करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, सब ऑब्जेक्टिव है। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस की बात करें पब्लिक, तो डायमेंशन देखिए क्या होगा, ऊपर में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2, ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन 80, वेलोसिटी का होता है lt-1, साइन थीटा का कुछ नहीं, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, t के पावर 1 और -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा है mt-2 और a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, mt-2 a-1 के बराबर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया, mt-2 a-1 के बराबर। एक और यूनिट होता है अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अदर यूनिट की बात करें हम लोग तो पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है गॉस, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला, या एक टेस्ला की अगर हम बात करें तो 10⁻4 गॉस के बराबर आएगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, mt-2 a-1। मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट है गॉस, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला,
या 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होगा। नेक्स्ट, यहाँ जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ से देखें, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बटा आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बटा आर स्क्वायर। इसमें जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये यूनिट कैसे आया मैं बताता हूँ। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर सिर्फ म्यू नॉट की बात करें तो 4 पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट के साथ आप याद रखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू ऑब्जेक्टिव, सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू इतना। और ये म्यू नॉट को कहा जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली ये कुछ और नहीं है पब्लिक, ये है मीडियम का प्रॉपर्टी। कोई भी मीडियम है उसका ये प्रॉपर्टी है परमीएबिलिटी, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे इसका यूनिट निकला देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट का ऐसा यूनिट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ में क्या बताया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है DB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बटा आर स्क्वायर। अब बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ऐसा यूनिट होगा टेस्ला, इसका पता नहीं निकालना है, इसका तो होता नहीं है पब्लिक। करंट का एम्पियर, DL लेंथ है, छोटा सा लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, साइन थीटा का होगा नहीं मीटर स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक टेस्ला ये मीटर जाके मल्टीप्लाई होगा, एम्पियर डिवाइड होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का ऐसा यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वही तो हमने लिखा है। तो म्यू नॉट का वैल्यू टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, जितना है सब ऑब्जेक्टिव है, म्यू नॉट का वैल्यू जो भी है। उसके बाद अगर हम म्यू नॉट के डायमेंशंस की बात करें, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन, तो म्यू नॉट का यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बेटा टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो mt-2a-1 होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी लिखा हुआ है, मीटर हो जाएगा L और एम्पियर हो जाएगा A, तो बन जाएगा यहाँ से mlt-2a-2 के बराबर, mlt-2a-2 के बराबर म्यू नॉट का डायमेंशंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक और ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना तो इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो 1/4 पाई इंटू 10⁹, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ और इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ और मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट का वैल्यू अभी मैंने बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लेंगे, 1/9 इंटू 10⁹ और 7 16, ये -7 नीचे आएगा ना, तो 9 7 16 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 10 के पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब पावर से पावर गुना होगा, 8 के पावर 16 मतलब 10 के पावर 16। आप बताइए 3 इंटू 10⁸ है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, आप इसको c बोल सकते हैं 1/c², यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का वैल्यू 1/c² के बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उल्टा करिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट मतलब 1 बटा इतना, तो ये c² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप c इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट के बराबर। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू नॉट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट्स के, ऐसे बोल देगा कि आपका इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट SI यूनिट ऑफ 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, तो आप बताइएगा मीटर पर सेकेंड,
इज मीटर पर सेकेंड, बिकॉज कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर आपको डायमेंशंस पूछ दे कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, तो स्पीड का डायमेंशंस होता है LT-1। क्लियर है ना। इसका वैल्यू पूछ दे कि 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में ये ऑब्जेक्टिव है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, ये तो हो गया ही, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, जो भी है सब एग्जामिनेशन में आया हुआ है पब्लिक, इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर के अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला आ गया, छोटे से पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 आइडियल sin θ/r²। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमा देना है। मैं बताता हूँ, ये मान लिया जाए पब्लिक, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, और करंट इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आपको करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना, राइट हैंड को, जस्ट लाइक अ स्क्रू। अगर स्क्रू पब्लिक जैसे हम लोग कसते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो कसाएगा तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो खुलेगा, है ना, खुलेगा तो बाहर आएगा। आप देख लीजिए, करंट इधर है, पॉइंट उधर है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो करंट इधर, पॉइंट उधर, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो क्या होगा, कसाएगा। ऐसे करेंगे स्क्रू को तो कसाएगा ना, और कसाएगा तो किधर जाएगा, अंदर, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट इधर, पॉइंट ऊपर, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा तो बाहर, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, बाहर। और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर के तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो कुछ नहीं करना है, अपने राइट हैंड को करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे पब्लिक, जस्ट लाइक अ स्क्रू। देन स्क्रू का जो लीनियर एडवांसमेंट होगा, जिधर वो जाएगा वही आपका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक आइडिया ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है ना, और बायोट-सावर्ट लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे कैसे मिलते हैं पब्लिक, आप लोगों ने देखा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो एक बार इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे पब्लिक, और अच्छे से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं पब्लिक, ठीक है। तो ये था बायोट-सावर्ट लॉ का छोटा सा एक वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किन्हीं को 12th क्लास का कंप्लीट लेक्चर चाहिए पब्लिक, तो आप प्ले स्टोर से विद्या क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट 12th का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वो भी न्यूमेरिकल्स प्लस NCERT और सारे मतलब कि चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं पब्लिक 12th का पूरा कोर्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।